हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा डॉबर बीच। बहुत ही फेमस पोएम है और इसको कंपोज किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। बहुत ही फेमस पोएट भी हैं। तो आज हम लोग इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले बता देता हूं। आज के वीडियो में हम लोग इसकी समरी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मेरा समरी पढ़ाने का जो तरीका है वो भी सबसे अलग है। क्या होता है कि मैं जब समरी पढ़ाता हूँ तो उस समरी में आपको पूरी पोयम समझा देता हूँ। यानी अगर आपने एक बार समरी पढ़ ली तो फिर आपको अगर उस पोयम से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए समरी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। समरी मैं शुरू में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि जब मैं आपको लाइन बाय लाइन पोयम पढ़ाऊँ तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक बार जब आप समरी जान जाते हैं तो पोयम आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, आपको खुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं समरी पढ़ाऊँगा और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं पोयम को लाइन बाय लाइन उसका टेक्स्ट पढ़ा दूँगा। तो समरी बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा और आपको मज़ा भी आएगा। बहुत अच्छी पोयम है ये जो डॉबर बीच है। एक्चुअली डॉबर जो है एक प्लेस का नाम है और बीच तो आप जानते हैं जो समुद्र के किनारे एक इंटरटेनिंग प्लेस होता है। आप जानते हैं समुद्र के किनारे लोग गोवा में चले जाए, मुंबई में, तो तटों पर लोग एंजॉय करते हैं। तो बीच वगैरह वही होता है, समुद्र के किनारे का जो तटीय भाग होता है। और डॉबर मतलब एक स्थान का नाम है। जैसे गोवा में कई बीच हैं तो कई नाम होंगे, तो ऐसे ये डॉबर बीच है। ओके, तो चलिए हम लोग इसकी समरी डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। द पोएम डॉबर बीच इज़ वेल नोन पोएम ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। ये जो डॉबर बीच पोएम है ये वेल नोन पोएम है। किसकी? मैथ्यू अर्नोल्ड की। अब वेल नोन मीन्स होता है फेमस, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही जानी मानी। वेल नोन का मतलब कहते हैं वेल नोन पर्सन है, मतलब बहुत जाने पहचाने पर्सन है, नाम है इनका। तो ऐसे जो पोएम है बहुत जानी पहचानी, बहुत जानी मानी पोएम है, बहुत प्रसिद्ध पोएम है। किसकी? मैथ्यू अर्नोल्ड की। मैथ्यू अर्नोल्ड की बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है। कौन सी? डॉबर बीच। वही कह रहा था, पोएम डॉबर बीच इज अ वेल नोन पोएम ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। अकॉर्डिंग टू ट्रिलिंग इट इज़ द मोस्ट एडमायर्ड ऑफ अर्नोल्ड्स पोएम्स टुडे। ट्रिलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ट्रिलिंग, ट्रिलिंग के अनुसार, ट्रिलिंग कौन है? अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं, अमेरिका के बहुत ही बड़े साहित्यिक आलोचक माने जाते हैं ट्रिलिंग। ओके, तो उनके अनुसार ये पोएम क्या है? इट इज़ द मोस्ट एडमायर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है, ऑफ अर्नोल्ड्स पोएम्स टुडे। अर्नोल्ड्स की जितनी भी पोएम हैं उनमें से आज की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? जो आप पढ़ रहे हैं डॉबर बीच। यानी कि जितनी भी पोएम्स मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी हैं उनमें से अगर हम आज बात करें कि आज सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय पोएम कौन सी है, तो वो पोएम है डॉबर बीच। और ये कौन कह रहा है? ट्रिलिंग कह रहे हैं, ट्रिलिंग के अनुसार। तो वही करें, अकॉर्डिंग टू ट्रिलिंग इट इज़ द मोस्ट एडमायर्ड, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय पोएम है ऑफ अर्नोल्ड्स पोएम्स टुडे, अर्नोल्ड के पोएम्स में से। द डेट ऑफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट नोन। ये कब कंपोज की गई कोई नहीं जानता। यानी कि इस पोएम के कंपोजिशन की डेट का कोई अता पता नहीं है। कंपोज का मतलब लिखा गया। तो ये पोएम कब लिखा गया, कब मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस पोएम को लिखा, इसके बारे में कोई डेट कंफर्म नहीं, कोई किसी को कुछ भी नहीं पता है। द डेट ऑफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट नोन बट इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1867। लेकिन ये कंफर्म है कि ये 1867 में पब्लिश की गई। इसका संपादन कब हुआ? 1867 में। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, ये पहली बार पब्लिश की गई इन 1867, 1867 में। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट इट is that it reflects Arnold's sadness, loneliness, religious loss and spiritual isolation.
अब ये पोएम दिखाती क्या है, ये जो डॉबर बीच है इस पोएम में है क्या, वही बता रहे कि द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट इट, सबसे बड़ी उपलब्धि इस पोएम की क्या है, ये है कि दैट की इट रिफ्लेक्ट्स, ये दिखाती है अर्नोल्ड सैडनेस, अर्नोल्ड के सैडनेस को दिखाती है, उनकी उदासी को दिखाती है, लोनलीनेस, अकेलेपन को दिखाती है, रिलीजियस लॉस, धार्मिक हानि को दिखाती है, एंड स्पिरिचुअल आइसोलेशन, और आध्यात्मिक अलगाव को दिखाती है। अब समझे नहीं शायद आपको, देखिए रिमार्केबल का मतलब होता है बहुत बड़ी उपलब्धि, ओके। तो यहाँ लिखा है द मोस्ट रिमार्केबल थिंग, यानी बहुत खास चीज़, बहुत बड़ी उपलब्धि जो इस पोएम की है, अबाउट इट मतलब इसके बारे में, किसके बारे में, इस पोएम के बारे में, यानी सबसे खास चीज़ इस पोएम के बारे में क्या है, वो ये चीज़ है दैट की इट रिफ्लेक्ट्स, ये पोएम दिखाती है अर्नोल्ड्स सैडनेस, अर्नोल्ड के उदासी को, लोनलीनेस को, रिलीजियस लॉस को, स्पिरिचुअल आइसोलेशन को, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा। ही बिलीव्स that the modern world is without joy, love, light, peace and remedies for pains. He believes, वो विश्वास करते हैं, मानते हैं that कि the modern world, आधुनिक संसार is है without joy, बिना joy के, love बिना प्यार के, light बिना प्रकाश के, peace बिना शांति के, and remedies for pains और बिना दर्द की दवा के। अब ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं जो आधुनिक संसार है, इस संसार में जॉय नहीं है, लव नहीं है, लाइट नहीं है, पीस नहीं है, रेमेडीज़ फॉर पेन्स नहीं है, दर्द के लिए कोई मर रहा है दर्द से तो उसके लिए कोई दवाई नहीं है, शांति नहीं, पीस का मतलब शांति, लाइट का मतलब प्रकाश, यानी लोग ढोंगी हैं, यहाँ कहने का मतलब लाइट का मतलब सच्चे नहीं हैं, वो ढोंगी हैं, लव का मतलब प्यार नहीं है, जॉय का मतलब प्रसन्नता नहीं, लोग उदास हैं, ये संसार इन सब से विहीन है, प्यार विहीन है, शांति विहीन है, ओके। तो वही कह रहे हैं, ही बिलीव्स दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज विदाउट जॉय, लव, लाइट, पीस एंड रेमेडीज फॉर पेन्स। उम्मीद है आपको पोएम की जो समरी है वो समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स ऑफ वन नाइट। ये पोएम क्या डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना। द पोएम डिस्क्राइब्स, पोएम वर्णन करता है हिज फीलिंग, उनकी भावना को, ऑफ वन नाइट, एक रात की, यानी एक रात की उनकी भावना को इस पोएम में बताया गया है। अब वो कौन सी रात है आगे बता रहे हैं। ही इज स्टैंडिंग इन ए होटल रूम, वो एक होटल रूम में खिड़की के पास खड़े हुए हैं। हुज विंडो लुक्स आउट ऑन द सी फ्रंट, हुज विंडो जिसकी खिड़की, जिस रूम में वो खड़े हैं उसकी खिड़की, लुक्स आउट ऑन द सी फ्रंट, सी फ्रंट यानी कि समुद्र के सामने खुलती है। मतलब अगर आप खिड़की पर खड़े हो जाइए तो आपको पूरा का पूरा समुद्र दिखेगा। तो वही कह रहे हैं, ही इज स्टैंडिंग इन ए होटल रूम हुज विंडो लुक्स आउट ऑन द सी फ्रंट, ही वॉचेस दैट द सी ऑफ इंग्लिश चैनल इज काम। अब वो देखते क्या हैं खड़े होकर, ही वॉचेस, वो देखते हैं, दैट की द सी ऑफ इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल का जो समुद्र है इस काम वो बहुत शांत है। चैनल क्या होता है, जैसे समुद्र की छोटी सी जो धारा होती है उसको हम चैनल बोलते हैं। एक छोटा सा एरिया होता है, ओके, समुद्र का ही भाग होता है तो उसको नाम दे देते हैं। तो जो इंग्लिश चैनल है उसका जो समुद्र है वो बहुत ही शांत है। बट लेकिन एट वन प्लेस, एक स्थान पर, द वेव्स, लहरें, आर प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न कर रही हैं, ए ट्रेम्बलिंग नोट, एक कपकपाहट वाली आवाज़, ऑफ इटर्नल सैडनेस, शाश्वत उदासी का। इटर्नल का मतलब शाश्वत, जो कभी नष्ट ना हो, कभी रुके ना,
और सैडनेस का मतलब उदासी, यानी एक कभी ना समाप्त होने वाली उदासी का नोट। नोट का मतलब गीत कह सकते हैं, आवाज़ कह सकते हैं। ओके, तो कभी ना समाप्त होने वाली उदासी का संगीत या गीत उत्पन्न कर रही हैं कौन? लहरें। जब वो पत्थर से आके टकराती हैं तो एक अजीब सी आवाज़ कंपकपा देने वाली आती है। ट्रेम्बलिंग का मतलब कंपकपा देने वाली आवाज़। तो कुल मिलाकर इस लाइन का ये मतलब है कि जब खिड़की से बाहर देखते हैं समुद्र की तरफ तो पूरा समुद्र शांत दिख रहा है, लेकिन एक जगह पर लहरें पत्थरों से टकरा रही और एक अजीब तरह की आवाज़ पैदा कर रही हैं। प्रोड्यूसिंग का मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना। और वो कौन सी आवाज़ है? इटर्नल सैडनेस, कभी न समाप्त होने वाली उदासी का। ऐसा लगता है कि संसार एकदम दुखमय हो गया है। द सैडनेस वॉज फेल्ट बाय सोफोक्लीस, यही सैडनेस वाली आवाज़ सोफोक्लीस के द्वारा भी की गई थी, महसूस की गई थी। मतलब सोफोक्लीस ने भी ये आवाज़ महसूस की थी। द ग्रीक ट्रेजिक पोइट, जो कि कौन है? एक ग्रीक ट्रेजिक पोइट हैं, यानी ग्रीक के एक ट्रेजिक पोइट हैं जो दुखांत या दुख वाले नाटक लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, वैसे पोइट हैं। ओके, तो सोफोक्लिस कौन है? ग्रीक के एक पोइट हैं, ट्रेजिक पोइट हैं। उन्होंने भी ये सैडनेस को फील किया था। तो वही कह रहे थे, सैडनेस वॉज फेल्ट। फेल्ट का मतलब फील का थर्ड फॉर्म है। द सैडनेस वॉज फेल्ट बाय सोफोक्लिस, ये सैडनेस वाली आवाज़ सोफोक्लिस के द्वारा भी फील की गई थी। द ट्रेजिक पोइट, जो कि एक ट्रेजिक पोइट है, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, वाइल स्टूड, जब वो खड़े थे, ऑन द बीच, बीच पर, ऑफ द एजियन सी, एजियन सी के। जैसे आज मैं इस होटल में खड़े होकर और डॉबर बीच पर ये इटर्नल सैडनेस वाली जो गीत है उसको सुन रहा हूँ, वैसे सोफोक्लीस भी बहुत समय पहले एजियन सी के तट पर खड़े होकर के कभी ये संगीत सुने थे। ओके, रिलीजन वॉज आल्सो लाइक द ओशन इन फॉर्मर टाइम्स, पहले के समय में, फॉर्मर का मतलब पहले समय, फार्मर का मतलब पहले, टाइम्स का मतलब समय, यानी पहले के समय में रिलीजन वॉज आल्सो लाइक द ओशन, ये जो धर्म होता है ये भी एक समुद्र की तरह होता था। अब इसको, रिलीजन को ओशन से उसने क्यों कंपेयर किया, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आज समुद्र एकदम भरा हुआ है, उफान पर है, ऐसे कभी धर्म भी भरा हुआ था। अब धर्म कैसे भरा हुआ था? विश्वास से भरा हुआ था, यानी लोग धर्म पर विश्वास करते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आगे बताता है। आज लोगों का धर्म से विश्वास टूटता जा रहा है, उठता जा रहा है। कैसे? बट लेकिन नाउ साइंस हैज़ प्रूव्ड, साइंस ने यानी विज्ञान ने साबित कर दिया है, फॉल्स, गलत, विज्ञान ने गलत साबित कर दिया है, मेनी, बहुत सी, ऑफ इट्स स्टेटमेंट्स, इसके कथनों को, यानी धर्म के बहुत सारे कथनों को आज विज्ञान ने गलत साबित कर दिया है। इसलिए लोग धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। पहले समुद्र की तरह फलता फूलता था धर्म, लेकिन आज चूँकि साइंस ने बहुत सारे स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। सो इट इज़ रिसीडिंग बैकवर्ड्स डे बाई डे, रिसीडिंग का मतलब जा रहा है, बैकवर्ड्स का मतलब पीछे, डे बाई डे का मतलब प्रतिदिन, इसलिए इट इज़ रिसीडिंग, ये पीछे जा रहा है, इट इज़ रिसीडिंग बैकवर्ड्स, ये पीछे जा रहा है, डे बाई डे, प्रतिदिन। यानी कि पहले के समय में धर्म समुद्र की तरह भरा हुआ था, फल फूल रहा था, लेकिन आज अगर देखें तो धर्म के बहुत सारे कथनों को साइंस ने गलत साबित कर दिया है, इसलिए आज धर्म पीछे जा रहा है। मैंस लाइफ हैज़ देयरफॉर बिकम वेवरिंग, इसलिए आदमी का जीवन बेबरिंग हो गया। बेबरिंग का मतलब अस्थिरता, अस्थिर हो गया है, चंचल हो गया है, मतलब स्थिरता नहीं रह गई है। आदमी कहीं एक जगह टिक नहीं पाता, कहीं इधर भाग रहा है, कहीं उधर भाग रहा है, अस्थिर हो गया, चंचल हो गया। इसलिए आदमी का जीवन कैसा हो गया? चंचल हो गया, डार्क, अंधकारमय हो गया, एंड डल, और बहुत ही उदासी भरा हो गया। द पोइट आस्क हिज स्वीट हार्ट टू बी फेथफुल टू हिम, पोइट्स यानी मैथ्यू अर्नोल्ड अपने प्रेमिका से कहते हैं, स्वीट हार्ट का मतलब अपनी प्रेमिका से कहते हैं, टू बी फेथफुल टू हिम, कि तुम मेरे प्रति
फेथफुल रहना, वफादार रहना, यानी हम पर विश्वास करना, क्योंकि आज कल लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। एज क्योंकि इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, इस सांसारिक जीवन में, देयर इज़ नो फेथ, कोई विश्वास नहीं, एंड रियल हैप्पीनेस, और वास्तविक खुशी नहीं है। मैथ्यू अर्नोल्ड अपनी पत्नी से कहते हैं, अपनी, दरअसल ये डॉबर बीच पर हनीमून मनाने गए थे, तो मैंने कह दिया जो कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन क्या कहूँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये खिड़की पर खड़े हुए हैं और इनकी पत्नी थोड़ा सा मतलब अंदर थी रूम में, तो वो भी बाद में खिड़की पर आती है, तो उसी को बुलाते हैं पोयम में कि आओ देखो समुद्र में क्या क्या हो रहा है। तो वही अपनी पत्नी से कहते हैं कि चूँकि आज का जो सांसारिक संसार है, भौतिक जीवन है, इसमें कोई फेथ नहीं है, कोई रियल हैप्पीनेस नहीं है, यानी वास्तविक खुशी आज के संसार में कहीं नहीं दिखती है, विश्वास कहीं नहीं है। इसलिए प्रेमिका, तुम मेरे प्रति वफादार रहना, मुझ पर विश्वास करना। तो वही कह रहे हैं, द पोइट आस्क हिज स्वीट हार्ट टू बी फेथफुल टू हिम, एज इन दिस फिजिकल वर्ल्ड देयर इज़ नो फेथ एंड नो रियल हैप्पीनेस। ओके, तो बस ये पोएम इतनी ही थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि द मीटर ऑफ द पोएम इज़ एम्बस, जो इस पोएम की मीटर है, मीटर मीन्स यहाँ पर मैं आपको मीटर अलग से पढ़ाऊँगा, वो एम्बस है। द शॉर्टेस्ट लाइन्स मेड ऑफ 2 iambic फीट, जो सबसे छोटी लाइन है वो 2 iambic फीट की बनी हुई है। द लॉन्गेस्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ 5 iambic फीट, और जो सबसे बड़ी लाइनें हैं वो 5 iambic फीट की बनी हुई हैं। और राइम्स आर अनसर्टेन, इसकी राइम स्कीम का अता पता नहीं है। तो ये जो एम्बिक, पेंटामीटर होता है, हेक्सामीटर, ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगा, इसमें अभी आपको नहीं पढ़ना है। आपको मैंने समरी पढ़ाई और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।